Hello, hi, this is Jai Mishra, author, life coach and motivational speaker. जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ शॉर्ट्स में, जो यूट्यूब का शॉर्ट्स था मेरा 2-3 पहले, कि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माय होल जर्नी, माय लाइफ फ्रॉम स्कूल डेज, देन अर्ली करियर, फिर करियर को बनाने के लिए क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है या मैंने किया भी, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ जो करने की इच्छा थी और उसमें क्या सेटबैक्स थे। कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये बिल्कुल आपको मोटिवेट करेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और आपने बहुत लोगों की कहानी सुनी होगी, बट थोड़ा आप इसको लास्ट तक वीडियो देखिए और आपको लगेगा कि ओके, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ इफ़ यू हैव ए पॉजिटिव अप्रोच। अगर आप मोटिवेटेड है, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीच लेने का मेरा मकसद ये है कि ये मोटिवेशन ऐसे आया नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो जो मेहनत है, मेरा स्ट्रगल है, जो एक्सपीरियंस इन लाइफ बोलते हैं ना, तो वो जो मैंने देखा है अपने साथ और अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, वो सारी चीज़ों का एक निचोड़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस ऑटोबायोग्राफी में, जिसको मैं बोलता हूँ 3 अफेयर्स इन लाइफ, इन माई लाइफ बाय द वे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो 3 है, वर्ड 3, ये इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल है। मतलब आप ऐसा देखिए कि जब हम जन्म लेते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं, मतलब हम फिर फादर बनते हैं, देन वी बिकम ग्रैंड फादर। छोटा बच्चा है, बच्चा बेबी है, वो फादर होगा, फिर वो ग्रैंड फादर होगा, मतलब वो दादा बनेगा। तो ये एक जनरेशन का भी जो है ना इफ़ेक्ट होता है। आप अपने 4 फादर्स को हार्डली याद रखते हैं या वो पूछा जाता है, बट आपके ग्रैंडफादर तक तो आपको पकड़ होनी चाहिए, कौन थे, क्या करते थे। तो ये 3 का रोल यहाँ पे बता रहा हूँ। आप एजुकेशन फील्ड में आप लेके चलिए तो मेनली 3 ही सब्जेक्ट है जिसके इर्द गिर्द हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि कोई साइंस ले रहा है, कोई कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है, कोई आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स के जो 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 कोई कप या कोई ट्रॉफ़ी होती है, उसमें आप देखेंगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो ये 3 का बहुत ही ज़्यादा रोल है। और ख़ास कर कर आप अपन में लाइफ को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि 3 का रोल आता है। मैंने किया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि 3 अफेयर्स इन लाइफ बताना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखिए और आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यार रियली आपको इम्प्रेस किया है, मोटिवेट किया है और कुछ अच्छा मैंने बताने की कोशिश की है तो। और दरअसल जैसे मैं अब स्पीच में स्टार्टिंग इंट्रो में मैं बोलता हूँ, है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये तो इतना समझ में आता है आप लोगों को कि मैं ऑथर हूँ, तो फिर क्या क्या एज एन ऑथर क्या कर रहा हूँ। स्पीकर तो आप देख ही रहे हैं। लाइफ कोच तो थोड़ा क्या है कि जब आप मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो लाइफ कोच होता है। हाँ, तो मोर और लेस वो सेम चीज़ है, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ऑथर में मैंने दो बुक अभी तक लॉन्च किया है, अपनी पब्लिश किया है। एक बुक आई थी मेरी 2017 में, उसका नाम था ग्लोरी इन डिस्ट्रेस। वो भी एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज़ था, क्योंकि मेरा बिगनिंग था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वो बुक आई 2017 में। अभी कुछ पब्लिशर के साथ इशू थोड़ा है, इसलिए शायद आपको ऑनलाइन उसमें ना मिले। ग्लोरी इन डिस्ट्रेस, वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे उसका इमेज वगैरह आता है। आई एम फाइंडिंग सर्टेन डिफ़िकल्टीज विथ माई एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन, तो जल्द ही मैं उसको अपने दूसरे पब्लिकेशन में शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड सेकेंड बुक आई हैव पब्लिश्ड इन 2020, दैट इज़ एन अफेयर इन मुंबई। एक्चुअली ये लव स्टोरी है, फिक्शन है, सस्पेंस एंड थ्रिलर है। और होपफुली आई एम इन टॉक विथ सम फिल्म प्रोड्यूसर्स जो OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ रिलीज़ करते हैं, बिकॉज़ ये स्टोरी ऐसा है, बड़ी कन्विंसिंग है।
इस पे आसानी से 2 घंटे की मूवी बन सकती है। तो जैसे ही वो बात बन जाती है तो आई विल डेफिनेटली कम अप विथ यू, दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी and for my viewers as well. So definitely I will share that thing. Let me work with this things, because थोड़ा उसमें आसान है नहीं, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रहते हैं, कुछ इश्यूज रहते हैं। तो ये हुआ एज एन ऑथर। थर्ड नॉवल मैं अभी लिख रहा हूँ, टाइम जो भी मिलता है मुझे, दैट इज स्ट्रीट लाइट। ये भी फिक्शन रहेगा, एक ऑर्फन बच्चे की कहानी है जो बिछड़ जाता है बचपन में माँ बाप से, और फिर वो 200-250 पन्नों की स्टोरी रहेगी, तो एक वो भी इंटरेस्टिंग रहेगी, है ना। तो ये हुआ एज एन ऑथर मेरा क्या रोल रहा है। पर सबसे पहले बताऊँ आपको कि अभी जीवन में जीने के लिए कुछ तो आप सोचते होंगे कि ये पैसा कहाँ से कमाता है, कुछ तो करता रहूँगा, है ना। अभी पेट तो है, भूख तो लगेगी, परिवार है, बच्चे हैं। तो मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ए मैनेजर हूँ अभी। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एक मैनेजर हूँ, दिल्ली में हूँ पोस्टेड, और पिछले 10 साल से उसमें काम कर रहा हूँ। तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ए पीओ क्वालिफाई करना भी एक अपनी कहानी है, 10 साल की कहानी है। तो कहानी दरअसल शुरू होती है 2001 से 2022 तक। ये 2001 से 2022 चल रहा है अभी। और ये मैंने जो रिसेंटली पब्लिक स्पीकिंग का काम चालू किया एज ए लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये 2022 में लेटेस्ट मैंने काम शुरू किया है इस पर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक बिहार का रहने वाला हूं, मधुबनी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां का हूं। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूं, किसान का बेटा, बोला बड़ा आसान होता है। हाँ, खेती बाड़ी पापा दादा करते थे, तो वो तो हमारा एक मेन रहता है, ब्रेड एंड बटर, है ना, फॉर लाइफ। हमारा सारा कुछ उसी पे डिपेंड रहता है। लेकिन घर में 2-4 पैसे आ जाते थे। पिताजी एडहॉक में थे, ऑल इंडिया रेडियो में, वहाँ से कुछ पैसे वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो आ जाते थे। तो पैसे की दिक्कत तो नहीं होती थी एज एन मिडिल क्लास फैमिली। कहने को लगता था कि पैसे है, पर ज़रूरत पड़ती थी तो पैसे नहीं होते थे। अच्छा, इस बात को आप समझिए कि हमारे यहाँ 2 तरह के मिडिल क्लास के लोग हैं। एक तो वो हैं जो भुक्खड़ लोग हैं, गरीबी है, दरिद्रता है, बिल्कुल नहीं है, और उनको पता है कि नहीं है। दूसरे उस टाइप के लोग हैं जिसमें मैं भी था, कि जिसमें हमें लगा है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, है, अच्छी फैमिली से हैं, अच्छा समाज में नाम है, जान पहचान है, बट जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं, बोलते हैं ढंढन गोपाल, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही रहा है। उस टाइम हमारे यहाँ खर्चे की कुछ बात होती नहीं थी। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे पीपल के पेड़ के नीचे। मेरा फर्स्ट सेकंड जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे। एक बोरी आती थी, उसमें बैठते थे। इंग्लिश मीडियम का कुछ था नहीं। हमारे यहाँ पहला इंग्लिश जो बुक इंट्रोड्यूस किया गया था व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, 6ठी में। हाँ जी, 6ठी क्लास में पहली बार इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी बिहार बोर्ड से। तो 1 से 5वीं क्लास तक स्कूल सरकारी था गांव में। कभी उसका क्लिप जब घर जाऊंगा तो आपको भेजूंगा। अभी तो खैर वो रिनोवेशन हो गया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है, क्योंकि 25-30 साल पहले की कहानी है। तो अभी तो डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है उधर भी। आप सोचिए उस समय कैसा रहा होगा। 1 से 5वीं क्लास का स्कूल, 2 टीचर, 1 से दूसरी क्लास वाले पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तीसरी बरामदे पे पढ़ते थे, और चौथी 5वीं क्लास वाले एक साथ पढ़ते थे। 5वीं क्लास वाले आगे बैठेंगे, चौथी क्लास वाले पीछे बैठेंगे। 2 टीचर थे हमारे, बस। तो हिंदी मीडियम की पढ़ाई थी हमारे यहाँ। ख़ास बात क्या थी कि स्कूल की जो भी पढ़ाई होती थी अच्छी होती थी। टीचर बड़े इंटेलिजेंट रहते थे, इंटरेस्टेड रहते थे, उनको पता था कि किसका बेटा है, और इंटरेस्ट लेते थे पढ़ाने में। और हम लोग भी उसको सोचते थे कि नहीं, पढ़ाई करनी है। और हमारे यहाँ क्या है कि एक मेन चीज़ होता है ट्यूशन, है ना। तो ट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा था। बड़े गुणी टीचर लाइफ में हमें मिल गए थे। 100 रुपया फीस होता था उनका। तो 100 रुपया फीस जो हमने
पहली क्लास से चालू की, शायद 50 से चालू की होगी, और लास्ट में 10वीं क्लास तक उनका फ़ीस 100 रुपये था। तो मेरे ख्याल से जो पढ़ाई हुई है बचपन में, उसमें 2 टीचर जो मेरे गुरु हैं, मैं मानता हूँ कि माँ बाप के बाद अगर 2 लोगों का, मेरे 2-3 लोगों का मान लें तो रोल जो है काफ़ी रहा है यहाँ तक पहुँचाने में, फाउंडेशन बिल्डअप करने में। वो हैं, पहले टीचर थे मेरे विजय कुमार झा, जो कि एडवोकेट हैं। दूसरे उनके ब्रदर थे अजय कुमार झा, जो कि एक हाई स्कूल में टीचर हैं। स्टार्टिंग में उनका पूरा प्रयास, समर्पण मेरे प्रति था, और मैं पढ़ाई में ठीक था। अब बोल सकते हैं कि जो मिलता था वो पढ़ता था, उसमें कामचोरी नहीं रहती थी। ये खुद ही लगता था कि हमें पढ़ाई करनी है, ये मेरा सिलेबस है, ये होमवर्क मिला है, ये मुझे अब पूरा करके जाना है। तो टीचर खुद बोलते थे कि ये पढ़ाई में अच्छा है, तो माँ बाप भी खुश होते थे। उन्होंने कभी हमें पूछा नहीं, क्योंकि उनको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता था, अप्रिसिएशन गांव में निकलते थे, क्योंकि वो गांव के लोग रहते थे कि भाई आपका बच्चा बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, आप चिंता मत करो। तो फीडबैक मिल जाता था, तो उन्होंने कभी कान पकड़ के बैठाया नहीं कि तुमको पढ़ना है। उनको दिखता था कि ये पढ़ाई कर रहा है, इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बच्चा जो पढ़ने वाला है और उसमें अगर लगन होगी तो उसको आप डंडा से मार के नहीं पढ़ा सकते, वो खुद ही पढ़ेगा। इस बात को समझिए। तो वो हमारे दोनों भाई थे, उनका रोल पहले रहा है। और 6th के बाद आई थिंक 7th में मेरे जो टीचर थे मिस्टर योगानंद ठाकुर जी, वो भी एक स्कूल के टीचर थे, अभी भी हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द कोर सब्जेक्ट, उसमें बढ़िया कर लो तो ज़िंदगी में बढ़िया हो जाओगे। वो कहते थे कि तुम इस सब्जेक्ट को बढ़िया से अगर पढ़ लिया तो ज़िंदगी में तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तुम कभी भूखे सोओगे नहीं। ये मुझे बाद में पता चला, मैं बताऊंगा कहानी, उसकी लंबी सी कहानी है। तो 1 से लेके 10वीं क्लास तक की सारी स्कूलिंग हमारे गांव में हुई। प्राइमरी स्कूल अपने गांव में, फिर हम अपर प्राइमरी में गए, दूसरे गांव में चले गए थे। हाई स्कूल का हालत ऐसा था कि 4 टीचर मिलके 700-800 बच्चों को पढ़ाया करते थे। और गरीमत की बात यह है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा था, when I was doing 7th, I was in 8th, 9th and up to 10th, कोई मैथमेटिक्स का टीचर हमारे टाइम में उस हाई स्कूल में नहीं था। लेकिन जो भी टीचर थे, साइंस के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के, सोशल स्टडीज़ के, संस्कृत के, बहुत ही अच्छे टीचर थे, गुणी टीचर थे। हमारे ख्याल से टीचर मिलना मुश्किल है आज के डेट में। और उन सब में जो 2 टीचर मेरे फेवरेट थे, एक हिंदी के टीचर थे, आई थिंक जयनंदन झा जी, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है। और दूसरा ज्ञानेश्वर सर थे, ज्ञानेश्वर झा। बायो पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ऐसे पढ़ाते थे कि जब आप स्कूल से 4 बजे निकलते थे हम लोग, तो आपको 3-4 दिन तक वो याद रहेगा। वो रटवा के निकलते थे, बोलते पहले सुनो, समझो, लिखो, और फिर वो क्वेश्चन आंसर पूछते थे, आंसर दिस। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल था, और हम लोग बड़ा बढ़िया से पढ़ाई के स्कूल में, कहाँ एसी, कहाँ कोई पंखा, कुछ नहीं, बस अपना लगन होता था। तो 10वीं क्लास तक हमने पढ़ाई की। 10वीं क्लास तक पढ़ने में अच्छा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फर्स्ट डिवीज़न में ही आया। 9th में, 10th में 1-2 बार सेकंड आ जाता था। तो ये 10वीं क्लास तक गाँव में हुई। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि अब 10वीं करने के बाद आप सोचते हैं कि थोड़ा सिटी में मूव किया जाए, क्योंकि कॉलेज जाना पड़ता है। तो कॉलेज जाने की बात हुई, तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ नदी का जो डिस्ट्रिक्ट है एक, दरभंगा, कुछ लोग पटना भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत चाहिए रहता है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है। दरभंगा जो एक सिटी है, वहाँ से, जैसे मान लो उस टाइम हम लोग 700-800 में दरभंगा में अपना गुजर बसर कर लेते थे। पटना में रहने के लिए आपको 1000-1200 रुपया मंथली एक्सपेंसेस होता था, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं दरभंगा में रहा, 12वीं किया, साइंस की पढ़ाई की, अच्छे नंबर से पास किया, फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद कहानी शुरू होती है। 12वीं करने के बाद घर की स्थिति धीरे धीरे कुछ अच्छी रही नहीं। पिताजी का इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, प्रोग्राम्स होते नहीं थे, ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम नहीं होता था। तो ऐसी बात हो गई कि अब दरभंगा में भी रहना, जो 700-800 रुपये का एक्सपेंसेस मिलता है, अब वो भी बंद हो गया। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो 4-6 महीने कुछ
अच्छे टाइम का वेट करते रहे कि कुछ अच्छा समय आएगा तो कुछ किया एडमिशन किया जाए, कहीं से कुछ मिला नहीं। गांव के सारे लोग कुछ जो नॉर्मली समाज में रहते हैं, आपने भी फेस किया होगा, वो लोग हंसते थे इस बात को समझ के कि अच्छा 10वीं में भी ये फ़र्स्ट किया है, साइंस का स्टूडेंट है, 12वीं में भी फ़र्स्ट कर गया, अब तुम क्या कर रहे हो। लोग कुछ मजाक उड़ाते थे, अच्छा तुम तो अब यहीं रहोगे, तुम्हारा क्या है, तुमने एडमिशन नहीं किया, तुम बाहर नहीं गए। लोग पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जा रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी करने के लिए जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता था। मैं सोचता कि चलो देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या। सारे मतलब मेरा रिज़ल्ट मई जून में आया था 12वीं का, सितंबर अक्टूबर हो गया था। घर में आप उस तरह का प्रिपरेशन कर नहीं सकते बैठ के, सिटी में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली का रुख किया जाए और वहाँ पे कुछ ट्यूशन्स वगैरह लेंगे, कुछ नौकरी करेंगे। अगर पढ़ाई नहीं हुई तो नौकरी करेंगे, क्या करेंगे। अब दिल्ली हमको लेके कौन आए। अब दिल्ली आना है, किसी के यहाँ रहना है, खाना पीना है, कोई 2 4 6 दिन रखेगा। तो एक हमारे मित्र भाई अंकल हैं, उनको मैंने अप्रोच किया। वो दिल्ली रहते थे, आर्टिस्ट आदमी थे। तो मैंने कहा कि आप हमको लेके चलिए दिल्ली। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति को देखा, समझा। उन्होंने कहा कि यार तुम पढ़ने में तो तेज़ हो, एक काम करो, मैं एज एन असिस्टेंट तुमको रखता हूँ एंड आई विल पे यू 3000 एवरी मंथ। मैंने उनसे पूछा कि एज असिस्टेंट क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कुछ काम होते हैं, फाइल्स वगैरह वो पिकअप करना है, ऑफिस लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं तुम्हें 2 4 ट्यूशन्स भी लगवा दूंगा, तो तुम अच्छे खासे कमा लोगे, फिर जो तुम्हें टाइम मिलेगा तुम अपनी पढ़ाई करना। मुझे क्लिक कर गया। मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से अगर दिल्ली पहुंच जाऊं तो अब ये जो कह रहे हैं अगर वो सही नहीं भी निकला तो मैं अपने को मैनेज कर लूँगा, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। तो मैंने कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं। हम 4 5 लोग, जैसे जनरल बोगी में आते हैं ना, बोरी बोरी भर के, आपने देखा होगा पटना से ट्रेन आती है मजदूरों की, तो बस जनरल क्लास में से लोग सो रहे हैं पीछे। तो पहली यात्रा ऐसी रही, उनके साथ आया। दादी ने, माँ ने 600-700 रुपये जेब में, पता नहीं अब वो किसी से कर्ज लेके दिया होगा या अपने पास थे, मैंने कभी पूछा नहीं, मेरे को दिया कि जाओ दिल्ली, 600-700 रुपये बस। पहली बार दिल्ली आ रहा हूँ कि नौकरी भी करूँगा, एज एन असिस्टेंट इनके यहाँ काम करूँगा, ट्यूशन पढ़ाऊँगा या पढ़ाई करूँगा, देखूँगा जो भी ज़िंदगी में रहेगा, जो नसीब में रहेगा देखूँगा, लेकिन दिल्ली मुझे जाना है। क्योंकि गाँव में अब कुछ होने वाला नहीं। लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया, ये कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाखुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि पढ़ने में ये लड़का अच्छा है और ये अचानक इसके साथ ऐसा हुआ है। अब कहानी शुरू होती है। मैं सितंबर की बात है, ये सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर 2001 दिल्ली स्टेशन पे पहली बार आया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हम 5 लोग थे, उसमें से एक एक्सपोर्ट में काम करता था, एक किसी दुकान पे काम करता था, 2 गायक गीतकार, मैं बेरोज़गार। तो जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया तो वो 5 में से 3 लोग रह गए, 2 लोग चले गए अपने अपने जगह। तो मैं बस चकाचौंध दुनिया को देखते रहा, बस आकाश तारों को देखता था कि कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ जाऊँगा, और मैं जा रहा हूँ तो किसके पास जा रहा हूँ, या तो मेरा कोई है नहीं। तो उन्होंने पूछा अरे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही घर की याद आ गई। नहीं चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो। हम तीनों फिर उनके यहाँ गए। दिल्ली का वो एरिया है संगम विहार, उसके बाद मैं गया भी नहीं, 22 साल हो गए, कभी जाने का मन करता है मुझे। संगम विहार में मैं उनके यहाँ 4 5 दिन रहा। अब जाहिर सी बात है, अब किसी के यहाँ 4 5 दिन रहते हैं, वैसे बैठे हुए हैं, ना कोई काम है ना धंधा है, खा पी रहे हैं, तो किसी को भी लगता है कि भाई ये तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, चाहे तो जॉब पकड़ो या कहीं पढ़ाई करो, बैठ के कोई भी टोकेगा। एक बुज़ुर्ग का जो काम है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या करेगा, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे कैसे पढ़ाई करोगे तुम, तुम्हारा कोई है क्या, बोला है मेरे बेटे ने। मैंने कहा उन्होंने बोला है कि एज असिस्टेंट मेरा रहना हो, 3000 की नौकरी पे मैं रखता हूँ, फिर ट्यूशन्स भी दिला दूँगा। तो उन्होंने कहा कि 5 6 दिन तो हो गए तुमको, तो क्या हुआ ट्यूशन्स वगैरह। मैंने कहा वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब देखिए नसीब का खेल होता है कि वो 400-500 रुपये जो मेरे पास बच गए थे, मैंने उनको दे दिए कभी,
और उनका काम मैं क्या करता था, कभी सिगरेट लानी है, कुछ लाना है, गुटखा लाना है, कुछ, यही एज एन असिस्टेंट मेरा काम था, है ना। कभी उनका फाइल इधर उधर कर देना। तो मैं 5-6 दिन रहा उनके पास संगम विहार में। मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो इन्होंने कहा था मैं तुम्हें एज एन असिस्टेंट रखता हूँ, पैसे ही दूंगा, ट्यूशन पढ़ाऊँगा, ये तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। तो मैंने उनको मना किया, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा है दुनिया बहुत बड़ी है, मैं चला जाऊँगा कहीं पे, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, मेरा भी एक प्रॉब्लम आ गया है, मैंने तुमको लाया, लेकिन अच्छा ठीक है, जो पैसे वैसे हैं मैं तुमको देता हूँ, आना मेरे पास दोबारा। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। मेरे पास जेब में शायद 50-100 रुपये थे। मैं बस पकड़ के आ गया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, खिजराबाद है, वहाँ पे मेरे गांव के बहुत सारे लोग रहते थे। और ये बात उस टाइम कम्युनिकेशन का था नहीं साधन, मोबाइल था नहीं लोगों के पास, 2001 की बात बता रहा हूँ, कि आप बता सके कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, है ना। तो मेरे एक रिलेटिव थे, ब्रदर इन लॉ थे यहाँ पे दिल्ली में। अब उनसे भी हमारा कांटेक्ट उस टाइम था नहीं, सब चिट्ठी का काम होता था, कहाँ है, कौन सा एड्रेस है, किस जगह पे है, क्या बस का रूट है, कहाँ जाओगे, इतनी दिल्ली छोटी तो है नहीं। पर उनको पता चला कि वो उस जगह पे है, गाँव से लोग आते जाते हैं तो खबर होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा मैं आपके पास कैसे आऊँ, आप तो खुद ही 3-4 लोग बैचलर में रह रहे हैं, तो मैं आपके पास कैसे आऊँ। तो कहा नहीं तो मेरे पास आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये ना भला वो भला, दूसरे के यहाँ भी खाना खा रहे, क्या फ़ायदा। तो मैं आ गया नारायणा आया। 4-5 लोग हम लोग मिल के साथ साथ रहते थे। अब आई कि भाई क्या करना है। नेक्स्ट ऑप्शन था ग्रेजुएशन करना है फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। 1200-1300 रुपये का फ़ीस था मेरे पास, वो भी पैसे नहीं थे। 400-500 रुपया मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से लिया, 400-500 किसी और दोस्त से लिया जो बन गया था 1-2 महीने में दोस्त, और एक बगल के पड़ोसी से 300-400 रुपये लिया। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन मेरा हो गया DU में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और मैं हमेशा जब छोटा भी काम करता हूँ तो सोचता बड़ा हूँ, तो मैं इस हिसाब से साइंस को स्विच किया कि साइंस के लिए तो पैसे चाहिए, कोचिंग चाहिए, और करना क्या है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अब तो दोनों नहीं बना, क्योंकि पैसे ही नहीं है, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और आप इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से बनोगे, सोचना बड़ा मुश्किल है ना। तो मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस रखता हूँ, आर्ट्स का पेपर है, पास तो वैसे भी कर जाएंगे, मांग के मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया। बट वहाँ भी रहने के लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि भाई उस टाइम लोगों की सैलरी बहुत कम होती थी, और अकेले मैं बैठा हूँ पूरे दिन। तो उसमें मैं ये सोचा कि यार ट्यूशन्स वगैरह तो मैं पढ़ा सकता हूँ। जो मैथ्स मैंने पढ़े थे, अच्छा था मैथ में, तो मैंने कहा चलो उसका यूज़ किया जाए। ट्यूशन्स मिलना मुश्किल था, कौन ट्यूशन्स देगा, आपको कोई जानता नहीं है तो आपको कौन अप्रोच करेगा। तो फिर मैंने, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनके जो जानकार लोग थे, उनके भाई लोग जो ट्यूशन्स पढ़ा देते, मैंने उनसे दोस्ती यारी बढ़ाई कि आप मुझे 1-2 ट्यूशन्स दो। तो उसमें एक मित्र भी बने मेरे, और मैं उनका साला था, अभी वो यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, बाहर है। उन्होंने मुझे 500 रुपये का पहला ट्यूशन दिया, 500 का, 3 बच्चों को पढ़ाता था, 2 घंटे, 500 रुपया पर मंथ। ये मेरा पहला इनकम था। आपको बिलीव नहीं होएगा कि जब मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि 1 महीने मैंने पढ़ा दिया है, 500 रुपये मिलने वाला है, तो मैंने कुछ लिस्ट में रखा था सामान कि इसका ये लाऊंगा, इसका ये चीज़, कॉपी पेंसिल, कुछ मैगज़ीन, ये वो। और बच्चा तो बच्चा होता है, तो मैंने सोचा कि एक पेप्सी पीऊँगा, 20-22 रुपये की एक पेप्सी की बोतल आती थी, आई थिंक वो पता नहीं 250 मिलीलीटर की या कुछ। तो जब हिसाब लगाया तो मैंने कहा कि यार ये 500 से ऊपर जा रहा है, ये तो मिलने वाला 500 है, ये तो 520-30 रुपये के आसपास बढ़ गया। तो मैंने पेप्सी जो था उसको काट दिया। मैंने कहा और सब चीज़ ज़रूरी है, ये नहीं चलेगा तो हो जाएगा। तो पहला इनकम को इस तरह से मैनेज किया, और 500 रुपये के ट्यूशन से करते 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 फिर 2-4 और ट्यूशन्स लिए, 2-4 10,000 तक भी ट्यूशन पढ़ाया। उसके करते करते, लेकिन ट्यूशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप 2-4 महीने पढ़ाएंगे और पता चला पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया, और माँ बाप कहेंगे कि सर अब रहने दीजिए, कोई और टीचर जो है ट्यूटर को ढूंढता हूँ। तो ये चीज़ बार बार हो जाती थी। आप कितना ब्रिलियंट टीचर हैं, लेकिन अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है
दिल्ली के बच्चे जो है थोड़े से, सॉरी टू से, बट वैसे ही हैं। और माँ बाप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो टीचर आदमी हैं, हमको वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो स्कूल वाला है। ऐसा नहीं है। आपको जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, थोड़ा सरकास्टिकली कह रहा हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। जो भी होम ट्यूटर हैं, जो घर घर जाके पढ़ाते हैं, वो अगर आप ये अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, तो आप ये बात समझ लो, मैंने 10 साल ट्यूशन पढ़ाया है। होम ट्यूटर की स्थिति, जो काम करने वाली जो बाई होती है ना, दाई माई काम करती है, घर में खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, पेपर देने वाला जो आता है ना, दूध देने के लिए जो सुबह हमारे पास आता है, उससे भी बेकार स्थिति है होम ट्यूटर की, क्योंकि तुम्हारा ईमान, तुम्हारी इज्जत ज़ीरो है। तो मैं सोचता था कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया हूँ, एज ए टीचर हूँ, लेकिन 2-4 महीने पढ़ाया तो ट्यूशन छूट गया। तो स्थिति ऐसी होती थी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, थर्ड ईयर के लिए एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। थर्ड ईयर के लिए तो एक बार मेरा मतलब ब्रेक हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। थर्ड ईयर जो 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन होता है, मेरा वो 4 साल में पूरा हुआ, क्योंकि पैसे नहीं थे। मैंने कहा जाने दो, क्या होता है। और बीच बीच में कभी मुझे पैसे की दिक्कत होती थी, तो आपको बिलीव नहीं होगा, सेकेंड ईयर में अगर बुक्स खरीदने हैं, नोट्स खरीदने हैं, ट्यूशन्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं फर्स्ट ईयर के बुक्स, नोट्स, किताबें उसको बेच दिया करता था। जो कबाड़ी वाले होते हैं ना, उसके थ्रू बेच दिया करता था, और वो पैसे कुछ मिलते थे, उससे राशन पानी का सामान ला, क्योंकि पहले तो आप खाने का इंतज़ाम करोगे, फिर पढ़ाई सोचोगे। तो कुछ 50-100-200 बन गए, तो 2-4 दिन के लिए हो गया राशन पानी का काम, तो अपना खर्चा चलेगा। और उस टाइम एक मेरे और भी मित्र थे, रहते रहते रूम पार्टनर बन गए थे, आर के मिश्रा। अभी वो बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, टीवी भी आते हैं। अच्छा लगता है उनको देख के, क्योंकि हम लोग एक ही वहाँ से निकले हुए लोग हैं। तो हम सब रहते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ तब तक अलग हो गए थे, 2004-5 की बात है, क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह आ गई थी। तो मैं और आर के मिश्रा साथ साथ रहे 2001 से 2007 तक। साथ में उनकी शादी हो गई, फिर वो शिफ्ट कर गए नांगली, दिल्ली के आसपास। तो अब मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर में जाके बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम, आपको मैं बता नहीं सकता। एक बार कॉलेज जा रहा था और जूता जो था, शूज़ मेरा फट गया था। तो मैंने कहा कि यार 10 रुपये भी नहीं है मेरे पास, अब मोची को दूंगा सिलाई करने के, तो मैंने खुद ही सही स्टिचिंग कर दिया। और वो स्टिचिंग कारगर होता नहीं, आप खुद तो कर नहीं सकते, मोची का स्टिचिंग बड़ा सख्त होता है। तो मैं कॉलेज गया, क्लास में बैठा, कोई खुरापाती दोस्त पीछे से उसने पैर मारा, अपने जूते को मेरे पैर में मार दिया, और वो फट गया। जूता जहाँ से सिलाई किया था मैंने, वो फट गया। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा। और मैं हिंदी का लेक्चर चल रहा था, मैं टीचर को बोला कि सर मेरा स्टोमक पेन है, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ जल्दी जाओ, मेडिसिन लेके आ जाओ, तो घर चले जाना। और मुझे घर ही जाना था। मैं रिंग रोड, तिब्र मुद्रिका की बस थी, किंग्सवे कैंप TU में। मुझे आज भी वो क्षण याद है। मैं क्या कहूँ, मैं अपने जूते को बोलता है कि जब आदमी फटा हुआ जूता पहनता है ना, तो सोचो उसका नसीब फटा हुआ है, ऐसा है। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। फिर मैं वो फटे हुए जूते पहन को आराम से बस में बैठ गया, चुपचाप पैर पे पैर रखे, कोई देखे ना, क्योंकि पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होता था। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने उसको चलो क्या कर सकते, आ गया। अब अगले दिन कॉलेज कैसे जाएंगे, तो मेरे रूममेट थे, मेरे ब्रदर इन लॉ के कज़न थे। तो उन्होंने कहा कि आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा मेरा जूता फट गया और ट्यूशन के फीस वगैरह तो 2-4 दिन के बाद आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्लैक शूज़ है, आप लेके जाओ मेरा। मैंने कहा ठंड का समय है, आप ऑफिस जाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अरे नहीं आप कॉलेज जाओ, ये मेरा शूज़ पहन के जाओ, मैं सैंडल पहन के चला जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2-4 दिन उन्होंने मेरे को शूज़ उधार दिए, दिलीप जी उनका नाम है, तो वो पहन के जाता था शूज़। फिर जब पैसे कुछ आए, 700-800 रुपये कहीं से आए थे ट्यूशन में, हमारे यहाँ मंगल बाज़ार लगता है, तो रेडी पे ना शूज़ मिलता है 150-200। तो मैं गया शूज़ वाले के पास, मैंने कहा भैया शूज़ चाहिए, जूता दे दो ब्लैक कलर की। हाँ भैया ले लो। मैं बैठा, मैंने देखा जूता तो कहीं स्टिचिंग नहीं है, कहीं चिपका रखा है। तो मैंने कहा कि भैया अच्छा जूता दिखाओ ना। तो मेरी तरफ वो बड़ी गौर से देखता है, कहता है कि भाई साहब मंगल बाज़ार में 200 रुपये का शूज़ तो ऐसे ही मिलेगा, क्या ढूंढ रहे हो।
मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। फिर मैंने शूज़ लिया नहीं, मैंने कहा 2-4 दिन और चलाता हूँ, फिर पैसे आएंगे तो अच्छा शूज़ लूँगा। 200-400 रुपये और कहीं से इंतजाम हो गए थे, फिर 300-400 रुपये का शूज़ मैंने बनवाया। मोची से बनवाते हैं शूज़, वो पहला शूज़ मैंने बनवाए थे, याद है वो दिन। तो ये रहा ग्रेजुएशन करने का सफ़र। एक बार की कहानी तो बड़ी मस्त है। एक बार मेरा दोस्त आया मेरे घर पे, आई वॉज इन ग्रेजुएशन 3rd ईयर। वो आया, वो नेवी में काम करता था, बॉम्बे में था, वो मेरे घर पे आया। थर्सडे की कहानी है, थर्सडे, बृहस्पतिवार। वो आया तो अब वो दोपहर में आया तो मैं उसको पानी वानी दूँ। अब दोस्त एक्सपेक्ट करता है कि समोसा खिलाए, वो शाम को रहने वाला है तो कुछ खाने की चर्चा करेगी कि मटन खाओगे, मच्छी खाओगे, क्या खाओगे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि आपने कुछ नाश्ता पानी किया नहीं, क्या हुआ, कमज़ोर लग रहे हो। मैंने कहा नहीं, आज मेरा फास्ट है। अब वो दिन था थर्सडे, आज मेरा फास्ट है। आज कौन सा फास्ट होता है? मैंने कहा नहीं फास्ट है, आज शुरू किया है मैंने कहा अच्छा गजब सी बात है, तो मान गया। अब जब हम फास्ट बोल देते हैं, रिलीजियस बातें हैं, तो उसमें आर्गूमेंट्स नहीं किया उसने। दरअसल बात ये थी कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं रात भर से खाना खाया नहीं था। थर्सडे की बात है। अब दोस्त आ गया है, 100-200 रुपये से चाहिए, घर में अनाज नहीं है। और ये था ट्यूशन, प्रॉब्लम क्या था, ट्यूशन पढ़ाता था तो वो जो बच्चे थे कहते सर मैं कल पैसा देने वाला हूँ, मैं ये सोच के रखता था कल पैसे आ जाएंगे। अब वो अचानक नहीं आया। शाम के वक्त 7-8 बजे तक आप वेट कर रहे हैं, वो नहीं आया, पैसे आपके पास नहीं है, तो घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, क्या बनाओगे, क्या खाओगे, है ना। तो मैंने कहा अब तो दोस्त आ गया, क्या करूँ मैं। तो मैं भागा भागा, एक मित्र नहीं सीनियर थे मेरे, गोपाल नाम था उनका, उनके पास गया कि आप मुझे, बारिश मुझे याद है, धूल मिट्टी चल रही है, पूरा बारिश सी आ गई थोड़ी सी। मैंने उनसे मांगा मेरे को अब 100 रुपये थोड़ा जो अर्जेंट है। उन्होंने कहा कि क्या काम है, कब दे दोगे। मैं कहा 2-4 दिन में दे दूँगा 100 रुपये। ठीक है दे देना, अभी मेरे पास भी नहीं थे लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। 100 रुपये मैं लेके आया, तब तक मेरा जो दोस्त था वो बाहर से आटा चावल दाल लेके आ गया था। अब उसने जिक्र नहीं किया ये चीज़, उसको ये पता चल गया था कि इसके पास पैसे नहीं है और ये रात से भूखा है, पूरा दिन खाया नहीं है। लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अगर मैं जिक्र करूं तो इसका सेंटिमेंट हर्ट होएगा। जब कोई गरीब है ना, उसको आप गरीब बताओगे ना तो परेशान होएगा, लेकिन वही बात किसी अमीर को बताओगे तो गरीब आदमी ना, तो उसको हंसी मिलाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इंटेलिजेंट था, वो नेवी में काम करता था, मेरे साथ ही पढ़ता था, उसने समझ लिया। और वो मैं जब आया तो आटा चावल दाल लेके रखा हुआ था और फिश लेके रखा था कि आज बनाएंगे, दोस्त खाएंगे। एक दिन की कहानी ये भी है। 2001 से 2005-6 की कहानी है। 5-6 साल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत टाइम लगेगा, आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये मेरा एक ज़िंदगी का एक फेज़ है जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी। अब ग्रेजुएशन करने के बाद वही करोगे क्या। ट्यूशन से आ रहे हैं 2-4-5-10 हज़ार आते हैं, नहीं आते, ट्यूशन छूट गया, पैसे नहीं, रूम रेंट देना है, घर का प्रेशर आ गया, उम्र होती जा रही है, भाई कुछ करो नहीं तो फिर शादी करो, बहन की शादी। तो उस टाइम इंटरनेशनल कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट था और अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तो मैंने कहा क्यों ना इंटरनेशनल बीपी में ट्राई करूं। अब उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक कोचिंग में बात किया, वहाँ पे लिखा रहा था 100% प्लेसमेंट आफ्टर ट्रेनिंग। तो मैंने कहा ट्रेनिंग ले लूँगा 1 मंथ का इंग्लिश सीखने का, और फिर कॉल सेंटर में काम करेंगे। उस कोचिंग सेंटर का फ़ीस था 4200 रुपया। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने एक रिलेटिव के पास, वो पीतमपुरा में रहते थे, गया कि इनसे पैसे लूँगा थोड़ा सा। मैं उनके यहाँ पहुँचा। एक्चुअली आप इस बात को गौर करो, जब आप परेशानी में रहते हो, किसी से आप बात करते हो, तो आपके बात करने का तरीका, आपका फेस का एक्सप्रेशन से वो समझ लेगा कि ये कुछ मांगने आया है। आप देख लेना। मैं उनके पास पहुंचा तो उनको लगा होगा कि शायद ये पैसे मांगने आया है, इसलिए वो मुझे कुछ खाने को देते, क्योंकि मेरे काफ़ी नज़दीकी थे, चाचा लगते। उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये जो मेरा बेटा है, इस ये जेट किंग से कोर्स कर रहा है, तो पैसे वैसे तो देखो इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। मैंने ऐसे सोचूं कि अब मैं इनसे क्या पैसे मांगूं, तो खुद ही अपनी परेशानी बता रहे हैं। मैं चुपचाप थोड़ा खाना खा के मुँह लटकाए हुए आया। ठीक,
तो वो पैसे नहीं थे, मैंने कोचिंग उस टाइम किया नहीं। बाद में फिर 2-4 महीने के बाद ट्यूशन के कुछ पैसे जमा हुए किसी से, फिर लेके 2-4 दोस्तों से लेके ब्रेन वेव कोचिंग सेंटर में गया इंग्लिश का एक्सेंट सीखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि यार तुम्हारा एक्सेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा बेकार क्या है यार, मैंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश की 6th स्टैंडर्ड से चालू की थी। हमारे यहाँ 6ठी क्लास से ही इंग्लिश चालू होती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब पैसे दे दिए थे 4,4500, 100% जॉब गारंटी का वादा था, वो मिला नहीं। 2-4 जगह इंटरव्यू के लिए भेजा, उसने कहा अब जाइए आपका बैच ख़त्म हो गया। मैं परेशान हो गया, ये क्या है, इसने तो मुझे जॉब गारंटी का वादा किया था। बाद में समझ में हो गया कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, गारंटी नाम में कोई चीज़ नहीं होती है। आपका बैच ख़त्म हो गया, आप घर जाइए। फिर उसके बाद चूँकि पैसे भी खर्च कर दिए थे और पैसे की ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये सोच रहा था कि कुछ MBA वगैरह करूँ, तो मैंने फिर इंटरव्यू देना चालू किया। अब यकीन नहीं मानेंगे, मई जून का महीना था, पेपर की कटिंग को रख के मैं अपने बैग में इंटरव्यू देता था। कभी जनकपुरी, कभी पीतमपुरा, कभी विकासपुरी, कभी मालवीय नगर, कभी रदचीनी, कभी वसंत कुंज, वसंत विहार, नोएडा, गुड़गांव। लगभग 20-21 इंटरव्यू दिए, कोई लेने को तैयार नहीं। और मैं जाता था इंटरनेशनल BPO में स्टार्टिंग में, फिर मुझे लगा इंटरनेशनल BPO में नहीं है क्योंकि वो लोग हंसी उड़ा रहे हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए क्यों ना डोमेस्टिक में ट्राई किया जाए। अब वो डोमेस्टिक वाले भी नहीं ले रहे। उस टाइम हच करके कंपनी होती थी, फाइन एज, आइडिया कॉल सेंटर वगैरह, अब वो भी नहीं ले रहा, जहाँ पे 5-6 हज़ार की नौकरी मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल रहा। बड़ा गज़ब है। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया। अब देखिए, आप अगर आप अटेम्प्ट्स करते रहते ना लाइफ में, कुछ ना कुछ तो मिलता है। मुझे याद है वो टाइम जिस दिन मेरे पास 4 न्यूज़पेपर का कटिंग था, 2 डोमेस्टिक कॉल सेंटर के, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के, 2 इंटरनेशनल के, एक विकासपुरी के, एक मायापुरी के, 2 इंटरनेशनल। पहले डोमेस्टिक इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। इंटरनेशनल का एक दिया, नहीं हुआ। बस में बैठा बैठा जब जा रहा था और मायापुरी की तरफ जा रहा था, तो मुझे याद आया कि यहाँ एक कॉल सेंटर का एड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ है और मुझे इंटरव्यू देना है। बस वाले को रुकवाया, प्राइवेट बस उस टाइम कहीं भी रोक देती थी, प्राइवेट, जहाँ कहेंगे उतार देगा वो। बस स्टैंड पीछे, आपको कहीं भी आगे लेके उतार सकता है अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो बस से नीचे उतरा, इंटरव्यू दिया, मैंने उसको कन्विंस कर दिया, जो भी HR था, इस बात के लिए नहीं कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। उसने देखा होगा कि जो आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में जो सेल्स एटीट्यूड रहता है, मतलब कस्टमर्स को रिवर्टल्स देना, उसको एक्सप्लेन करना, वो मेरा अच्छा था। तो उसने मुझे रख लिया 13,000 की नौकरी पे। और ये कहानी तो है पहला जॉब इंटरनेशनल BPO में काम करने का। इंटरव्यू का माहौल ऐसा होता था कि जब मैं इंग्लिश में अपना इंट्रो देता था HR के पास, हेलो दिस इज़ जय कृष्णा मिश्रा, आई एम फ्रॉम बिहार, आई हैव, तो HR वाले हंसते थे। और कभी कभी तो वो इंग्लिश छोड़ के हिंदी में हमसे बात करते थे कि मिश्रा जी, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी नहीं है, आप पहले ट्रेनिंग लो, बढ़िया से अपने प्रैक्टिस करो, आपका MTA वर्स्ट में है, हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे, आप अपने पे काम करो, आपकी इंग्लिश बहुत बेकार है। और वो हंसते थे और मैं बड़ा एम्बेरसिंग फील करता था, मैं क्या कर सकते हैं। फिर मेरे को अचानक जुनून आया, क्योंकि मेरी नौकरी लग गई थी किसी तरह से इंटरनेशनल में 21 इंटरव्यू देने के बाद। फिर मैंने डेवलप किया है कि अब जब नौकरी लग ही गई है, और UK का प्रोसेस था शाम के 4 बजे से रात के 1 बजे तक, 2-4 साल UK प्रोसेस में काम किया, फिर USA में प्रोसेस में काम किया, फिर BPO की बड़ी बड़ी कंपनी जो दिल्ली गुड़गांव में है, विप्रो, कन्वर्जेस, जिंदल, वहाँ काम किया। और कोशिश मैंने की कि अगर मैं जब इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग विद फॉरेन क्लाइंट्स, with UK client, then USA, then I also work in Australian process. You know what I mean? So when I work for 5 years, I have developed the accent which is far close to foreigners. मैं ये बात करके इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरी इंग्लिश वर्स्ट थी, मेरा MTA 0 था, HR हंसते थे, लेकिन 5-6 साल काम करने के बाद मेरा इंग्लिश, मैंने एक्सेंट ऐसा डेवलप किया कि दैट टाइम इन 2005 and 6, तो जाते जाते जब 2009 तक गया,
तो आई वॉज टॉकिंग लाइक फॉरनर। जब मैं किसी शॉपकीपर से मिलता था दुकान में, पालिका बाजार इधर उधर, तो मेरे में पागलपन हो गया कि मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा। दोस्तों से गांव जाता था तो बस में, ट्रेन में, जो भी मिलेगा इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि मेरी वो कमज़ोरी थी और उसको मुझे छोड़ना नहीं था। तो पूरा यूके यूएस एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आ गया था। जिस एक्सेंट में बात करना है करो। ये कहने का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी की सबसे कमज़ोरी है ना, जो कमज़ोर कड़ी है ना, उसको पकड़ो, उसको समझो, उस पर काम करो, उसको तराशो, वो आपका सबसे मजबूत चीज़ हो जाएगा। और जब मैं इंग्लिश में जब बात करता था, व्हेन आई वाज टॉकिंग विद फॉरेन क्लाइंट्स, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, हेलो दिस इज़ मार्क डेविस कॉलिंग फ्रॉम कारफोन वेयर हाउस, हाउ आर यू टुडे, तो जो बगल के बैठे लोग, मित्र कॉल सेंटर के थे, वो कह रहे थे ये क्या बात कर रहा है, ये फॉरेन एक्सेंट बोल रहे तुम। अब मैं ऐसा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो 10 साल पहले की कहानी है, क्योंकि एडॉप्टेड एक्सेंट था, हमारा कोई नेचुरल एक्सेंट तो है नहीं, हमने सीखा था। और जब हम नेचुरली उसको नहीं बोलेंगे अपने लाइफ में, तो धीरे धीरे वो एक्सेंट नॉर्मल हो जाती है। इसलिए मैं उतना कोशिश भी करूँ तो आपको नहीं बता सकता। तो जो बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, ज़ीरो एक्सेंट, एचआर हंस रहा है, वो दिल्ली में 21 इंटरव्यू देने के बाद दिल्ली के टॉप क्लास के बीपीओज़ में काम कर रहा हो, कन्वर्जिस में, जिंदल में, विप्रो में, पता नहीं कहाँ कहाँ, आपको कुछ मैसेज मिल रहा है कि जिस चीज़ पे ज़माना हंसे, जिस चीज़ के ऊपर आपको लगे कि आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप उस पर काम करो, आप उसमें निखार लाओ, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा मानना ये है कि जो आपकी सबसे कमजोरी है ना, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। बस आपको पहचानना है और उस पर काम करना है। तो ये कहानी हुई कॉल सेंटर की 2005 से 2009 तक। अब मुझे धीरे धीरे लगा कॉल सेंटर में मैं कुछ बिगड़ सा गया हूँ। शुरू में कुछ गलत संगत, गलत आदतें में जा रहा था और सेटिस्फैक्शन नहीं था। मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। आई वॉज अर्निंग 25-30,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स लाइक खाना खाना, रात में डिनर, कैब से आना जाना, दे आर सर्टेन मेडिकल बेनिफिट्स। वो मुझे 2008-09 में मिलता था। बट मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग लग रही थी, मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मिस ये कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं दिल्ली आया था 2001 में, तो 2-3 के आसपास, 2002-03 में मैं कुछ एग्ज़ाम्स दिया करता था, बैंकिंग, क्लर्क, रेलवे के लिए। एक बार उड़ीसा गया था। तो हमारे यहाँ एक आदत है कि भाई कुछ भी करो ना करो, गवर्नमेंट जॉब निकालना है। अब मैं कॉल सेंटर में 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, समाज के लोगों से, दोस्तों से। मैं देख रहा हूँ मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी वैल्यू तो ज़ीरो है। और लोग उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो पढ़ने वाला बच्चा था, कुछ बना नहीं, ये तो कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ये तो कॉल सेंटर में काम करता है। अब शादी भी करनी है तो भाई कहाँ करें, कोई अच्छा भी तो क्लाइंट मिलना चाहिए ना शादी के लिए। कॉल सेंटर का इमेज अच्छा नहीं है, आपको पता ही है। तो मैंने कहा कि यार मैं 5-6 साल से तो मैं जॉब में हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कैसे करूँगा। अचानक कॉल सेंटर में भी होता है कि देखो, आप याद रखो, आप जो बनना चाहते हो ना, उस टाइप की बातें करो और सोचो, और वो देखो कि आपके मतलब की बातें कौन कर रहा है, उसको कौन सुन रहा है, उसी सराउंडिंग में रहो। मैं कभी समझाऊंगा आपको, लाइफ का 25/75 प्रिंसिपल है। अगर आपके 4 लोग मित्र हैं ना, 3 मित्र आपके उसी टाइप की बातें करनी चाहिए जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। एक नेगेटिव बात करेगा तो चलेगा। तो कॉल सेंटर में भी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में भी 2-3 मित्र मेरे ऐसे थे जो पढ़ने में अच्छे थे, या बेचारे किसी रीजन से कुछ बन नहीं पाए तो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एग्ज़ाम दो, उसमें तुम अगर क्वालिफाई कर रहोगे, पीटी वगैरह भी निकालोगे ना, तो हमें लगेगा कि तुम्हारा कुछ ना कुछ बचा हुआ है, नॉलेज है। मैं उसको कहता था यार मैं पढ़ने में तो अच्छा था शुरू में, लेकिन पता नहीं अब मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर जाके मैंने एक एग्ज़ाम दिया, 2007 की बात है, 7-8 की बात है। CDS एग्ज़ाम दिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। और मेरा मतलब एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं, वो क्वालिफाई हो गया। देन आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर SSB, और 5th डे कॉन्फ्रेंसिंग आउट हो गया मैं। 5th डे फर्स्ट अटैम्प्ट में CDS क्वालिफाई किया, और
वहाँ पे हर दिन एक ना कोई इंटरव्यू चलता रहता है। इवन कि वेरी फर्स्ट डे यू माइट गेट डिस्क्वालीफाई व्हेन यू गो फॉर एसएसबी इंटरव्यू। और इलाहाबाद बोलते थे उस टाइम की रिजेक्शन सेंटर है, हार्डली couple of students used to get qualified that time. I used to hear when I was there. तो उसमें मेरा कॉन्फ्रेंसिंग आउट हो गया, मैं बाहर निकल गया। अगर मैं रहता एज कैप्टन कमांडर रहता जी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर मैंने यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ, इसका मतलब मेरे में कहीं ना कहीं जान बची है, नॉलेज मेरे में है। फिर मेरा स्ट्राइक किया दिमाग कि मैं पढ़ सकता हूँ। फिर मुझे बेचैनी सी आ गई, रात भर बोलते हैं ना नींद नहीं आना, क्या करना। मैंने कहा कि अब मैं नौकरी छोड़ दूँगा। अब नौकरी छोड़ना बड़ा मुश्किल, 25-30 हज़ार की सैलरी है, शादी करने की उम्र हो गई थी, 25-26 साल मेरी उम्र हो गई थी। तो घर वालों को कन्विंस किया कि अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। पापा को बताया, मम्मी को बताया। वो लोग हंसने लगे कि तुम 5-6 साल से कॉल सेंटर में हो, MBA करके जॉब करो, तुम ये गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कहाँ आ रहे हो, उसकी तैयारी क्या कर रहे हो, ये तो मिलना मुश्किल है, भगवान मिल जाएंगे लेकिन सरकारी नौकरी, वो भी जनरल में। आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, तो रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको ज़ीरो है, हम पहले से ही अमीर हैं ऐसा माना जाता है ना। खैर उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे, दैट्स गवर्नमेंट डिसीजन, बट ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं, आपसे मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम कुछ सेविंग करके पैसे रखे थे, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, दिक्कत हुई तो मैं फिर ट्यूशन में आ जाऊँगा, 2-4 हज़ार की ज़रूरत पड़ेगी, मंथली कमा लूँगा, बट मुझे आप 2 साल का टाइम दे दो। अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो फिर आई विल गो फॉर BPOs KPOs जाओ, MBA तो मेरे पास है ही। और मैं MBA उस टाइम कॉल सेंटर में काम करते करते MBA पार्ट टाइम MBA IIMA से किया था, क्योंकि मेरा हमेशा था कुछ ना कुछ करो, एजुकेशन तो बढ़ाओ, कम से कम जो भी डिग्री है ले लो। तो फिर जाके मैं नौकरी छोड़ दी 2009 में, घर बैठ गया, 1 साल तक तैयारी की, कहीं एग्ज़ाम दिया कि कहाँ आगरा जाता था, कहीं लखनऊ, गुड़गांव, फरीदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देने जाता था। तो एक बार तो एक कहानी बड़ी दिलचस्प है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का एग्ज़ाम था। सब जो उस टाइम स्टेट बैंक के सब्सिडरी थे ना, 5-6 बैंक्स हुआ करते थे। हम जयपुर गए, मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, रंजित। हम दोनों गए जयपुर एग्ज़ाम देने, दिसंबर का महीना, सोचिए कितना ठंड रहा होगा। अब हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी होटल में ठहरूं, ना कोई मेरा रिश्तेदार है। बस स्टैंड पे उतरने के बाद सुबह 4 बजे, सुबह एग्ज़ाम है, हमारे पास कुछ ठिकाना नहीं था। एक दुकान मिली हमको, दुकान के एक तरफ टेबल, दूसरी तरफ भी टेबल, एक पे वो सो गया, दूसरे टेबल पे मैं सो गया, सुबह तक 7-8 बजे तक उस ठंड में। पर्पस था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करना है। बताने का मकसद ये है कि कुछ करने के लिए जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर आपको पैशन होएगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हमने ऐसे ऐसे करके 2-3 एग्ज़ाम और भी दिए होंगे, इतनी सारी कहानी बताना मुश्किल है, 10-12 एग्ज़ाम दिए। 2011 में जाके जिस मंथ मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी मंथ स्टेट बैंक के दोनों क्लर्क का इंटरव्यू फेल कर गया। UPSC प्रीलिम्स फेल, SSC ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट, SSC ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट फेल, 4 रिज़ल्ट फेल। अगस्त का महीना है, सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोफेशनली ऑफिसर का रिज़ल्ट आ गया एंड आई वाज सेलेक्टेड। समझ रहे? उसकी कहानी भी दिलचस्प है। वो पेपर का कटिंग मेरे पास, मैं सो रहा था, पेपर का कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ था। मेरा दोस्त वो ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे पास आया, उसने देखा ये क्या है। मैंने कहा यार रंजित, ये फॉर्म निकला है, मैं भरूँ क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा और मणिपाल का टाइप था उस टाइम, बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, कि 9 महीने आप एक ट्रेनिंग लेंगे बैंगलोर में जाके, 3 मंथ्स ब्रांच ट्रेनिंग, देन यू बी इंडक्टेड एज अ कंप्लीट परमानेंट ऑफिसर इन बैंक। उससे पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी ज़बरदस्त।
तो मणिपाल के साथ टाइप था, तो हम सोचते थे कि ये सिक्किम मणिपाल है। उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ है क्या, तुम एग्ज़ाम तो दे कम से कम। मैंने कहा अरे यार वो मणिपाल है, प्राइवेट, पता नहीं नौकरी मिले ना मिले, पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको फेल करेगा ये वो। बोलता नहीं 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 नहीं, तुम एग्ज़ाम दे दो। ये उसका लाइन था। तो मैंने कहा चलो ठीक, तू कह रहा है तो मैं एग्ज़ाम देता हूँ। मेरा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, रंजित। कभी कभी दोस्तों का एडवाइस भी मानना चाहिए जी, अच्छे मित्र होने का ये फ़ायदा है। इसलिए मैं बताता हूँ, कोई मित्रता कम लोगों के साथ रखो, बट अच्छे लोगों के साथ रखो। आज वो बताया नहीं होता, कन्विंस नहीं किया होता, तो मैं एग्ज़ाम देता नहीं, आज मैं यहाँ पे रहता नहीं। आप समझ रहे हैं? तो फिर जाके मैं बैंक पीओ बन गया। अच्छा, एक कहानी और बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है। जब मैं ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट जॉब करूँ या एमबीए करके, तो मेरे दिमाग में आता कि मैं सीएस की पढ़ाई करूँ, कंपनी सेक्रेटरी की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा कि यार एग्ज़ाम वगैरह तो देते रहेंगे, लेकिन सीएस करता हूँ। तो मेरे मित्र जो नारायणा में रहते थे, मिस्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, अभी वो दमन में है पोस्टेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, अच्छे पोस्ट में है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, कभी भी विचार विमर्श होता है तो अच्छा एडवाइस देते हैं। समझ रहे? अच्छे लोगों की संगति रखा करो। उन्होंने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, सीएस की तो कोई उम्र नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की एक उम्र है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पहले करो, वो नहीं होता है तो बाद में सीएस कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा यार मैंने प्रोस्पेक्टस वगैरह मंगा लिया है, मेरा इंटरेस्ट उधर चला गया है, क्योंकि मैं एमबीए हूँ, सीएस भी उसी लाइन का पढ़ाई है, कॉमर्स की। तो नहीं नहीं नहीं, आप बैंक की तैयारी करो या रेलवे की तैयारी करो, एसएससी तैयारी करो, सीएस साइड में रखो। उनकी बात अगर वो नहीं बताते तो मैं सीएस में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता, और ना मुझे सीएस होता, और होता भी तो रिग्रेट रहता है, क्योंकि मैं कुछ और करने वाला था। होता तो भी शायद अच्छा ही था, सीएस पढ़ाई तो अच्छी ही है, लेकिन मुझे बैंक पीओ बनना था। तो मैं 2011 में बैंक पीओ क्वालिफाई कर गया। तब से मैं 10 साल से एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में। ये मेरा प्रोफेशन है, जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मैं इसको बताने में अपनी ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यूपीएससी करना था। आपको हंसी आ रही होगी क्या क्या बता रही है। एक्चुअली जब मैंने जॉब, मेरा बचपन से ड्रीम था, मुझे कोई बचपन में पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी ही करनी है तो यूपीएससी की तैयारी करो। तो मैं एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करता था, एग्ज़ाम्स का ही दिया मैंने, और अदर एग्ज़ाम्स देते थे, एसएससी, बैंक्स। तो बैंक में लग गया। बैंक में लगने के बाद हुआ क्या कि अब 8-10 घंटे की जॉब होती थी, मैं मुंबई में पोस्टेड था। मैंने 6th अटैम्प्ट यूपीएससी ट्राई किया, आई कुड नॉट गेट क्वालिफाई for prelims even. In the final attempt, I was missed by 1.34 marks. जी 1.34. That was my final attempts in 2016. बहुत निराश हुआ। मुझे याद है मैं करजत ब्रांच में था, बस में शाम के टाइम ऑफिस से घर जा रहा था, रिज़ल्ट मेरे हाथ आया, मेरा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था टू क्रैक यूपीएससी, टू बिकम आईएएस आईपीएस। मैं जॉब करूँ ना करूँ, लेकिन ये होना चाहिए कि इस लड़के ने पास किया है, ये मेरा ड्रीम था। सब खत्म हो गया, मैं बिल्कुल टूट गया। 2 दिन तक बहुत परेशान रह रहा था। तो पत्नी बोली कि तुम क्या हो गया तुमको। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, मैं घर पे मेरे पास टाइम रहता है, मैं कुछ पढ़ना चाहता था, इन्वॉल्वमेंट था। तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम पढ़ाई तो नहीं कर सकते लेकिन लिख तो सकते, लिखने का काम करो, जो भी लिखना है लिखो, शायरी लिखो, कविताएं लिखो। तो मैंने कहा यार ये सब काम भी ठीक है, लेकिन मैं स्टोरी वगैरह अच्छा बना लेता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ प्लॉट्स को। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक्स लिखने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है एज एन ऑथर। अब आप कहेंगे बैंकर को 8-10 घंटे की तो ड्यूटी रहती है। जी, 7 बजे से ड्यूटी चालू होती थी और रात के 8 बजे तक। लेकिन मैं जहाँ पे जॉब था और जहाँ घर था, 10 साल बॉम्बे में रहा मैं, 8 से 9 साल तक जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं 2 से ढाई घंटे की रनिंग ड्यूटी करता था। मतलब ऑफिस से घर पहुँचने में 2-2.5 घंटे, आने जाने में 4 घंटे। तो वो जो मुझे टाइम मिलता था, उसी टाइम मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता था 4-5 साल। जब नहीं हुआ तो उसी टाइम मैं लिखने की कोशिश करता था।
जो स्टोरी लिखना है ना, मोबाइल में तो सब कुछ है, तो मैं स्टोरी बनाता था और सैटरडे संडे को बैठ के उस सारे स्टोरीज़ को लैपटॉप में स्टोर करता था। तो दो ढाई साल आपने एक स्टोरी पे काम किया, एक बुक बन गया। फिर आपने काम किया 2-2.5 साल, दूसरा बुक, जो मैंने आपको बताया 2 बुक मैंने लिखा है। टाइम ऐसे निकालना पड़ता है अगर आपको कुछ करने की इच्छा हो। अब जब मैंने 2 बुक लॉन्च किया है, फिर मुझे लगा कि यार क्या करूं। अब जब दिल्ली आ गया, बैंक में टाइम मिलता था, मैं मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ना चालू किया। रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, 5 AM क्लब, अल्केमिस्ट, बहुत सारी बुक, 200-400 बुक है मेरे पास, 4-5-6 पढ़ी है और पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने के बाद मैं सोचता ये जो थॉट्स आ रहे हैं, डिज़ायर, एम्बिशंस, मोटिवेशनल, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक बार ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पढ़ के मैं वाइफ को बोलता था, देखो मैं ये पढ़ा है और ये कहानी है। तो वो मैडम कहती है मेरी कि तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, तुम किसी और को सुनाओ। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, और वो भी सही थी। ये बंदा पूरे दिन ऑफिस से काम करके आ रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहा है, और ये हमको कहानी सुना रहा है। ये मैं इधर, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं उसको सुना रहा हूँ, सुनने को राजी नहीं, मैं फिर सुनाऊँ किसको? अब पड़ोसी को तो सुनाऊँगा नहीं कि ये मैंने कहानी पढ़ी है। फिर मुझे पता नहीं कैसे स्ट्राइक किया कि किसको सुनाऊँ मैं, ये जो मैं सब पढ़ रहा हूँ अच्छे अच्छे ऑथर्स के, और 10-20 साल का तजुर्बा भी है। 2001 से स्ट्रगल चालू हुआ है, 2020, 21, 22, वो सारी कहानी, वो स्ट्रगल, फेलियर, यूपीएससी के लिए फेलियर, कॉल सेंटर के लिए फेलियर, ग्रेजुएशन करने के लिए फेलियर, और भी फेलियर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। ये कहानी 1 घंटे में ख़त्म होने वाली नहीं है दोस्त, कभी बताएंगे आपको, और भी बहुत सारा किस्सा। तो फिर जाके मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया कि अब यहाँ पे तो कोई रोकने वाला नहीं मुझे, जो भी चाहे वो सुन सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू किया है और कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा इंसान बनूँ। क्योंकि जब आप ये अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, है ना, ये मोटिवेशनल बुक्स पहले आप पढ़ते हैं, उस पर आप रिसर्च करते हैं, फिर आप कुछ नोट्स बनाते हैं, फिर आप बोलते हैं, तो उससे आपका एक नॉलेज बढ़ता है, पर्सनल ग्रूमिंग हो जाती है। फिर आप उसमें अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, और आपका पब्लिक कनेक्ट हो जाता है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो एज एन ऑथर एक हमारा जो था कि भाई एज एन ऑथर उसको लोगों तक पहुँचाओ बुक्स को, तो वो काम भी हो जाएगा और मैं लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो ये सारा मसला है जो मैं बोलता हूँ एज एन ऑथर, जो जय मिश्रा ऑथर, लाइफ कोच एंड पब्लिक स्पीकर। और ये इसलिए ऐसा है मिशन, पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। बचपन में माँ बोलती थी, मैं जब छोटा था मैं बोलता था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पैसा कमाऊंगा तो गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या, लोगों की मदद करूंगा, गरीबों को, कोई पढ़ने में बच्चा तेज़ है, पैसे नहीं है तो मैं मदद करूंगा, शादी में दिक्कत होगी पैसा दूंगा। अब गवर्नमेंट जॉब में भाई साहब पैसे तो आपको पता ही है, लाख तक में मामला सिमट जाता है, उसमें तो अपना गुजारा मुश्किल है। तो मैंने कहा कुछ अलग क्या हो सकता है, तो वो वही अलग जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, मेरा पैशन है, बुक्स को लिखना, स्टोरीज़ है, इस मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो भी यूट्यूब पे है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी इनकम आएगा मैं उसको किसी अच्छे काम के लिए, जो मैंने बचपन से सोच रखा था, वहाँ पे लगाऊँ। तो यही पर्पस है। तो ज़िंदगी में जो भी मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन है, कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से कोई है नहीं। अपना एक गेम है, उस गेम को प्ले करना है, अपना एक गोल है, उसको अचीव करना है। हाँ, एक रिग्रेट है कि आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई ग्रैंडफादर। तो वो अगर रहते, तो अगर ये देखते कि मेरा जो होता है वो एज बैंक में मैनेजर है, बुक लिखता है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो ज़्यादा खुश होते। दूसरा रिग्रेट तो नहीं बोल सकते, बट एक एक बोलते हैं ना, टीस सी रह जाती है। यूपीएससी में क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन खैर जाने दीजिए, मुझे लगता है कि इससे मेरा नुकसान कम यूपीएससी का ज़्यादा हुआ होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग, and if you think that this is really convincing and interesting to you, you can share the videos in your groups and with your friends and all, or
3 अफेयर्स में जो आप समझ रहे थे वो है ना, कुछ लोगों को लगता है 3 अफेयर्स, तो मेरी शादी जो है एक अरेंज मैरिज की तरह है, बट लव मैरिज है। वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कभी बताऊंगा किस्सा। कुछ चीज़ें आपको बताने में अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें लोग आपके बारे में सर्च करें तो अच्छी लगती है। तो मैं ये गूगल पे छोड़ देता हूँ कि वो उसका जवाब दे मेरे बारे में। अभी नहीं, वक्त बताएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।